और आज स्थिति क्या है? चंद रुपयों के खातिर, चंद थोड़ा सा बिजनेस में फायदा हो जाए तो जिहादियों से आप संबंध नहीं तोड़ना चाहते, आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाए संबंध नहीं तोड़ना चाहते, आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। यह ध्यान रखिएगा। 1947 में जब यह बंटवारा हुआ तब स्थिति कुछ और थी। इस समाज में लालची और कायर हिंदू ने पिछले 70 सालों में, और जो बड़ा ठेका लेके घूम रहे हैं राष्ट्र का, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उन्हीं की बेटियां भाग के जाती हैं उनके पास, नहीं रोक पाते, और फिर कहते हैं हम लव जिहाद के खिलाफ काम करेंगे। आपका कोई मॉरल अधिकार नहीं है यह बात कहने का। इसलिए आज 70 सालों में इस देश में 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू घट करके अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन आप अपने नशे में खोए हुए हैं। आपको लगता है कि पैसा ही जीवन चला रहा है, पैसा माध्यम है, लक्ष्य नहीं है माय डियर सर। इसलिए आपने अपने निजी स्वार्थों के लिए इसी शहर में छोटे छोटे फायदे के लिए दोबारा से इसी शहर के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो जो नवाब यहां से भागा था, क्योंकि उसे कुत्तों से ज्यादा प्यार था, बीवी से कम था, बीवी छोड़ के भाग गया, कुत्तों को लेके गया। अब अलग बात है उसके शौक निराले होंगे, इसलिए शायद वो बीवी को यहां छोड़ गया। ऐसे लोगों को आपने बढ़ावा दिया। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह 700 पाकिस्तान बन चुके हैं। आप तैयार नहीं हैं। आपको लगता है आज अभी इसी वक्त सारी सुविधाएं हो जाएं, हम मर जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, हमने अपने बच्चे को यहां भेज दिया है, वहां भेज दिया है। आज अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, जहां जहां आपके बच्चे जा रहे हैं वो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको भी बीमारी बहुत पहले हो गई थी। इसलिए आज वहां भी हजारों ऐसी जगह हैं जहां बड़ा बड़ा लिखा है नो गो जोन, आप उस इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि वो जिहादियों के कब्जे में आ गया है। आपको इसी राष्ट्र में रहकर लड़ना है। जो लोग मरने से डरते हैं, जो लोग इस बात से डरते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जब वो मरने से डरने लगती हैं, समझ जाइए फिर उनकी सभ्यता जिंदा नहीं रहती। जो कौमें मरने का फन जानती हैं वही कौमें जिंदा रहती हैं। आप मरने से डरते हैं। आपका तो फिलॉसफी ये कहती है जो आया है उसे जाना है, उसका समय तय है, उसके जाने का तरीका भी तय है, लेकिन आप हर दिन मर मर के जीते हैं। आज यहां से उठा दिए गए, आज जिहादियों ने यहां कोई मकान खरीद लिया तो वहां से सोसाइटी खाली कर दी, वहां जमीन पे कब्जा कर लिया तो यहां भागते चले जा रहे हैं। आप जिस दिन वहीं रुक जाएंगे उस दिन जिहादी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कानून से चाहते हैं कि आपने कानून बनवा लिया क्योंकि अब आपका आदमी प्रधानमंत्री हो गया, उससे भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही। दुनिया ने कोविड का इलाज ढूंढ लिया, आप इस्लाम का इलाज नहीं ढूंढ पाए क्योंकि आप ढूंढना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है यार इन सब चीजों में क्यों पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दुनिया के फैशन कराओ, फिर कोई कहीं गली में मर जाए, कोई घेर के मार दे, कोई मॉब लिंचिंग कर दे, कोई रेप कर दे, कोई उठा के ले जाए तो फिर सब्र करके बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आज आपके सामने 2 रास्ते हैं, या आपको तय करने हैं कि आपको इस ऐशो आराम से जीना, संकट आने के वक्त अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाना यह तय मंजूर है, या आपको इस चुनौती का सामना करने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जान देने के लिए आप किसी की जान लें। सबसे पहला फलसफा यह है कि आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें।
आप अपने से झूठ बोलते हैं और दूसरे से भी उम्मीद करते हैं कि वो झूठ बोले। आप अपनी कायरता को छुपाते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो भी कायर हो जाए। इसीलिए 70 सालों में कभी आपने वो इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं की जिन्होंने पुरुषार्थ पैदा किया इस देश के अंदर, जिन्होंने मिसाल कायम की। बहुत सारे हिंदू ठेकेदारों ने भी उनका पोस्टर तक नहीं लगाया अपने यहां, एक कायरों की फौज खड़ी कर दी। उस बहादुर के लिए कभी लड़े नहीं आप, ताकि इतिहास में निकल के वो लोग खड़े होते तो आपको पता चलता कि आपके बुजुर्गों ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, बड़े बड़े काम किए। इसलिए वो कहानियां मत सुनाओ, कहानियां सुनाने से कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। लेकिन मेरी आरएसएन जीडी से लेके तमाम पूरी टीम की एक ही एजेंडा है कि आज की युवा पीढ़ी को सच बताओ। अगर सच बताने के बाद वो बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ये बिगड़ना इस राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। आप डिग्री के चक्कर में हैं, बड़ी से बड़ी हमें डिग्री मिल जाए, बड़ा से बड़ा हमें पैकेज मिल जाए। पैकेज मिलने वाले भी उतना ही खाना खाते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती वो भी उतना ही खाना खाते हैं। दुनिया में कहीं भी निगाह डाल के देख लीजिएगा, ये जो डिग्री वाले होते हैं इनका दो ही काम होता है, पहले नौकरी, फिर उस नौकरी को बचाएंगे और रिटायरमेंट के बाद फिर सरकार से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोई नई पार्किंग, कोई नया असाइनमेंट मिल जाए। नौकरी मिलने से लेकर रिटायरमेंट तक पूरा जीवन नौकरी बनी रहे, इसी में निकल जाता है। जब राष्ट्र को बचाने की, इस राष्ट्र को किसी दूसरे से कोशिश हो कि ये छिन ना जाए, तब भी वो बेचारा अपनी नौकरी के पीछे पड़ा रहता है। मेरा अपना अध्ययन ये कहता है, दुनिया में जिस राष्ट्र में बच्चे मां बाप मार्कशीट की चिंता करते हो, उस राष्ट्र को मार्कशीट बचाने वालों ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। दुनिया में, और अब तो आपके सामने जिंदा मिसाल है कि जिसके पास मार्कशीट नहीं है वही राष्ट्र बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। न उत्तर प्रदेश वाले के पास कोई मार्कशीट है, न आदि आस्तीन वाले को जिसे आपने भेजा उसके पास भी कोई मार्कशीट नहीं है। ठीक है, कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे प्रसंग ऐसे हो सकते हैं, आप नाराज हो सकते हैं, मैं नाराज हो सकता हूं। किसी की तारीफ करना इसका यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। हो सकता है, मुझे लग रहा है, बहुत सारी चीजों में लगता है, यह ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक मंचों से 70 साल के बाद कोई मिला है आपको, आप चाहते हैं कि आज उसने यह नहीं किया, इसको गिरा दो, इसको हटा दो, हटाइए। लेकिन जब तक मत हटाइए जब तक दूसरे 10 पैदा न कर दें। हटा करके हटाइए उनको जो दलाल आपके पास गमछा डाल के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और पता चलता है कि 2 कमरे के मकान से गए थे विधानसभा, 5 साल बाद फार्म हाउस पर बैठ करके ज्ञान देते हैं। उन चाटुकारों से पूछिएगा कि तुम राजनीति में 4 बार क्यों टिकट चाहते हो। अगर तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक है तो समाज में बहुत सारे लोगों के काम बिना विधानसभा में जाए हुए भी हो सकते हैं। ये समाज सेवा की जो भूख सवार हो गई है, हम ही करेंगे, हमें तिवारा चुनिए, चौबारा चुनिए, उनसे जरूर पूछिएगा। आप किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं। जिस दिन आप राष्ट्र से बंधे होंगे तो वो जो टिकट लेकर के 5-5 करोड़ में आएगा और फिर सब कुछ बांटेगा और जीतने के लिए सारी कहानियां करेगा, उनसे होशियार रहिए, क्योंकि यही वो गिनती है जो ऊपर वाले को काम नहीं करने देती। दिल्ली वाले को भी बहुत से काम करने हैं, लेकिन करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आज 3-4 ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जूनागढ़ में पता नहीं फिर कब आऊंगा। आप जैसे प्रबुद्ध लोग, जो आप संपन्न समाज के लोग हैं, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, आप अगर यहां आए हैं तो मुझे पूरी
ये इस बात की भरोसा है कि ना तो कोई नेताजी आपको यहां लाए हैं, ना ही किसी लाने वाले ने आपसे ये कोई ऐसा वादा कर दिया है कि चलिए एक भाषण सुनना है, सुन लीजिएगा, फिर लौटने में आपको खाना भी मिलेगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। जो लोग घर परिवार छोड़ करके रात के 11 और 1 बजे तक जीडी बख्शी, RSN सिंह और पुष्पेंद्र को सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उन्हें यहां से कुछ मिलने वाला है। उन्हें सिर्फ एक ही दवा मिलने वाली है कि उनके अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो झूठ हैं, जो फरेब हैं, जो नेताओं ने, ठगों ने बताए हैं, उनका जवाब मिल जाएगा तो समाज सुधर जाएगा। इसलिए आप रात के 11 बजे यहां हैं और कोई आपका एजेंडा नहीं है। इसीलिए शायद मुझे भी घंटों बोलते रहने के बावजूद भी थकन नहीं होती।